હલો 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 कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोनाची कैसे बा? ठीक बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक वेस्टफुल प्रोसेस, एक नेसेसरी इविल प्रोसेस के नाम पर C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल समझा, जहां पर रुबिस्को एंजाइम जो C3 प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। जब C3 प्लांट को कंडीशन मिला हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, रुबिस्को एंजाइम को मिला जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम, ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा एंड वेरिएबल प्रोसेस या बोल सकते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन का वेरिएबल प्रोसेस जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। तो ऐसे में रुबिस्को एंजाइम इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट, रुबिस्को एंजाइम ने लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन फिक्स किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को हमने नाम रख दिया फोटो रेस्पिरेशन। सो C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं। एक ही एंजाइम दोनों प्रोसेस परफॉर्म करेगा, कंडीशन डिपेंड। बात आगे बढ़ा रहा हूं। हमने जो है जब वेयर आर ATP एंड NADPH2 यूज्ड या डार्क फेज या डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पर आपको बताया था कि 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, या बेटर टू से 3 डिफरेंट साइकिल है, या बेटर टू से 3 डिफरेंट प्लांट्स हैं जो अलग अलग तरीके से अपना फूड प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। और ये तीनों मेथड या तीनों पाथवे या तीनों प्लांट्स कैटेगराइज हुए हैं बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जब पहली बार होगा तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। C3 पाथवे, C3 साइकिल या C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA बनाया, 3 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए C3 नाम दिया। अब मैं इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं C4 पाथवे या C4 साइकिल या C4 प्लांट्स। इसमें याद रखिएगा C3 भी इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि C3 यूनिवर्सल पाथवे है। हेज, स्लैक एंड कॉर्सचैक, साइंटिस्ट का नाम बड़ा अजीब नाम है, सुनिएगा। हेज, स्लैक एंड कॉर्सचैक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट, मोस्ट ऑफ द ग्रासेस, जो ट्रॉपिकल ग्रासेस हैं, इनमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होगा तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासेस परफॉर्म करते हैं C4 पाथवे, C4 साइकिल। स्टोरी चालू कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज। हेडिंग दिया हमने यहां पर जो है C4 साइकिल। आइए सुनिए, इसके और भी नाम रख रहा हूं मैं। इसको हम साइंटिस्ट के नाम पर हेज, स्लैक, कॉर्सचैक, कॉर्सचैक साइंटिस्ट का ज्यादा नाम नहीं लेते, फिर भी कॉर्सचैक साइकिल या पाथवे, पाथवे या साइकिल बोल दे। तो सुनिएगा, इसका एक और नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, DCA साइकिल। क्यों है मैं बाद में जस्टिफाई करूंगा। इसका एक और नाम है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या कोऑपरेटिव साइकिल। एक और नाम है इसका एक और नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म,
carbon dioxide concentrating mechanism. So C4 cycle, C4 pathway, DCA cycle, dicarboxylic acid cycle, cooperative photosynthesis या pathway, हैच स्लैग साइंटिस्ट के नाम पे जाता है, बेसिकली हैच स्लैग साइकिल नाम दिया जाता है। कॉर्सैक का नाम उतना नहीं मेंशन होता, बट इन्होंने भी रोल अपना प्ले किया था, तो हम मेंशन कर रहे हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। डिस्कवर्ड एंड डिटेल ऑफ C4 cycle given by scientist H and Slack 1967 में। तो सुनिएगा, for the first time कॉर्सचैक साइंटिस्ट है, कॉर्सचैक discovered C4 cycle in sugarcane and maize plants, पर सुनिएगा, detailed process of C4 cycle given by scientist H and Slack, hence called H/Slack cycle या H/Slack pathway। तो साइंटिस्ट का कुछ इंट्रोडक्शन रहा, नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। ये जो C4 साइकिल है, इस C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसलिए नाम पड़ा है C4 साइकिल। C4 साइकिल परफॉर्म्ड बाय ट्रॉपिकल ग्रासेस जो है, दे परफॉर्म दिस C4 साइकिल, जिसमें मोस्टली जो है डाइकॉट्स आएंगे, not dicots, this C4 cycle ट्रॉपिकल प्लांट्स परफॉर्म करेंगे। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो C4 साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं, दे बिलोंग टू मोनोकॉट फैमिलीज या मोनोकॉट्स। ग्रैमिनेसी फैमिली, जिसको हम पोएसी फैमिली बोलते हैं, और एक फैमिली है साइपरेसी फैमिली, जिसमें ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होगा। ठीक है, सो राइस, व्हीट और बार्ली ये इसके एक्सेप्शन है। राइस, व्हीट, बार्ली ये 3 प्लांट हैं पोएसी फैमिली के, मोनोकॉट्स, बट ये परफॉर्म करते हैं C3 साइकिल। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं मोनोकॉट्स जो परफॉर्म करेंगे C4 साइकिल, हम प्लांट के नाम मेंशन करेंगे। सो बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज करके स्टोरी कंटिन्यू करता हूं। C4 साइकिल की स्टोरी में इंटर करते हैं, आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा प्लीज। C4 साइकिल परफॉर्म्ड बाय C4 plants in which first carbon dioxide fixation product is 4 carbon compound that is OAA, oxaloacetic acid, hence C4 cycle। थोड़ा सुनिएगा, मैंने मेंशन किया C4 plants mostly belongs to tropical grasses, ठीक है। families like ग्रैमिनी, जिसको हम अब पोएसी फैमिली नाम देते हैं, पोएसी एंड साइपरेसी
साइप्रेसी। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर एक्सेप्शन मेंशन कर देता हूं। एक्सेप्शन के नाम पर राइस, व्हीट एंड बार्ली, राइस, व्हीट एंड बार्ली आर C3 प्लांट्स। बात पकड़िएगा, ये जो ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट थे, दे आर वेल अडाप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी। ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट्स हैं, जो C4 प्लांट हैं, दे ग्रो इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी। इवन हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी में जो C4 प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करते हैं। दे डू नॉट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। कनेक्ट मत करिएगा। C3 प्लांट अगर ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होंगे तो C3 प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। C4 प्लांट मैं बोल रहा हूं मोस्टली बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल जो है लोकेलिटी को, फिर भी इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। बात हम आगे बताएंगे, तो सुनिएगा, मेंशन किया मैंने यहां पर C4 plants grow in hot and dry areas. Dry areas, they can tolerate, या they can tolerate नहीं, tolerate ना बोलो, they grow in high temperature and high light intensity, high light intensity। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी एरिया में ज्यादा होगा जहां पर ये कंडीशन है। सो ऑल्सो इन हाई ऑक्सीजन concentration, but they do not perform photorespiration। ये क्यों हुआ आगे समझेगा। C4 साइकिल में मैंने एंट्री किया, इंट्रोडक्शन दिया, साइंटिस्ट के नाम पर हेल्थ साइकिल नाम देते हैं C4 साइकिल को। C4 साइकिल को मैंने डिफाइन किया। C4 साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्सैलिक एसिड होगा, इसलिए C4 साइकिल नाम दिया गया है। फिर मैंने बात आगे रखी कि C4 साइकिल मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में होगा जो कि ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होते हैं। जो है 2 फैमिलीज मैंने मेंशन किया, पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। C4 प्लांट्स दे ग्रो इन हॉट एंड ड्राई एरिया। C4 प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, स्टिल या yet दे विल नॉट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। बताएंगे, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने बोला यहां पर दैट C4 साइकिल परफॉर्म मोस्टली बाय monocot plants and also by dicot plant, but not mostly dicot plants। C3 प्लांट मोस्टली डाइकॉट होते हैं, C4 प्लांट मोस्टली जो है मोनोकॉट होते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल, एक नहीं दो एग्जांपल, दो नहीं बहुत सारे एग्जांपल, ट्रिक मैंने लिखा एग्जांपल का, मैप्स। क्या है? मैप्स। ठीक है, सो मैप्स कुछ नाम है C4 प्लांट के, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मेज का प्लांट, ये हो गया अमरैंथस का प्लांट। अमरैंथस ये डाइकॉट का प्लांट है। ठीक है, ए से एक और मेंबर है एट्रिप्लेक्स। ठीक है, पी से हो गया पेनिसेटम का प्लांट हो गया। एस से हो गया सोरघम, जिसको ज्वार बोलते हैं। ठीक है, एस से हो गया सलसोला का प्लांट और एस से हो गया शुगर केन का प्लांट। बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दे रहा हूं शुगर केन के लैंग्वेज में। शुगर केन इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट
मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट, C3 C4 जो भी प्लांट है उसमें C4 शुगर केन बायोमास प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट हम बोल सकते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड टू द C4 प्लांट। ठीक है, आई नीड योर अटेंशन यहां पर। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। C4 प्लांट के लीफ के पास होता है स्पेशल एनाटॉमी, बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। और सुनिएगा, लीव्स ऑफ C4 plants have special anatomy, internal structure called Cranch anatomy, called Cranch। Cranch का मतलब होता है breath like anatomy। ठीक है, अब क्रैंच एनाटॉमी कैसे सपोर्ट कर रहा है? क्रैंच एनाटॉमी कैसे सपोर्ट कर रहा है? C4 प्लांट जो कि ट्रॉपिकल प्लांट है, जो कि हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन के एरिया में ग्रो हो रहे हैं, फिर भी दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। आगे मैं बताऊंगा C3 प्लांट के कंपेयर में C4 प्लांट ट्वाइस एफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को लेके। दे हैव ग्रेटर सक्सेस, या बोल दे आर ग्रेट विथ रेफरेंस टू बायोमास प्रोडक्शन एज कंपेयर टू C3 प्लांट। उसमें हेल्प कर रहा है क्रैंच एनाटॉमी। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पर मेंशन किया क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी है क्या, तो सुनिएगा। क्रैंच एनाटॉमी को डिफाइन किया, इन लीव्स अराउंड वैस्कुलर बंडल there are several layers of large sized cells arranged concentrically in wreath-like structure called as bundle sheath cells या क्रैंच सेल्स भी नाम देते हैं, क्रैंच सेल्स। Several layer of bundle sheath cells present around vascular bundle। बात समझिएगा, wreath like appearance होगा। wreath like appearance आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे जो है जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो उसको एक ऐसा राउंड कलर का हम जो है बनाया हुआ माला जो है देते हैं, या जो है कोई जब जो है डेथ होता है इन जनरल किसी जो है कल्चर में जो है ग्रेव पे हम जो उसका जो है ग्रेव होता है उस पे हम जो है ऐसा फैसिलिटेशन करते हैं, तो ऐसा राउंड कलर का माला टाइप का होता है, वैसा ही अपीयरेंस बोल रहा है, ब्रेथ लाइक अपीयरेंस। बात समझिएगा। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रखने वाला हूं। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट बोथ मेसोफिल सेल्स एंड bundle sheath cells have chloroplast। C3 प्लांट्स के लीफ में केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट था, मेसोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं था। C3 प्लांट के लीफ में सिंगल टाइप का क्लोरोप्लास्ट था, मोनोमॉर्फिक टाइप का क्लोरोप्लास्ट था। यहां C4 प्लांट के लीफ में जो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो अलग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, और जो बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अपीयरेंस रिप्रेजेंट करेगा। C4 प्लांट
plants they have dimorphic chloroplast, two different मॉर्फोलॉजिकली टू डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है टू डिफरेंट सेल्स में। एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में, एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट में, ऐसा कहीं और नहीं है, सिर्फ C4 प्लांट्स में ही है। मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा यहां पर, ठीक है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मैंने पॉइंट रखा यहां पर बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल्स के लैंग्वेज में दे आर लार्ज इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज एज कंपेयर्ड टू मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स। बात समझिएगा, तीन कैरेक्टर मैं बंडल शीथ सेल का मेंशन कर रहा हूं। बंडल शीथ सेल जो है, cells are thick walled and impervious या impermeable for gaseous exchange, will not allow escape of gases। बंडल शीथ के सेल में जो गैस है, जो भी गैसेस आ गए वो बाहर नहीं जा सकते हैं, और जो है देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये तीन कैरेक्टर है बंडल शीथ सेल का। बात पकड़िएगा, मेंशन करते हुए मैं बात आगे ले चलूंगा। यहां पर बोथ मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल represent Chlorenchyma cells as having chloroplast, so ऐसे सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको हम क्लोरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं। तो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों के पास है क्लोरोप्लास्ट। अब आता हूं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे। थोड़ी देर पहले मैंने डाइमॉर्फिक टर्म यूज किया था, वो आपको समझाता हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। देखिए थोड़ा इधर, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये है C4 प्लांट और उसका लीफ, बेसिकली मोनोकॉट होते हैं, तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन कंसीडर करेंगे। तो ये है C4 प्लांट और उसका लीफ। हमने लीफ का सेक्शन लिया, ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो ये बनाया मैंने लीफ का अपर एपिडर्मिस, लीफ का अपर एपिडर्मिस ये है, और ये मैंने बनाया लीफ का लोअर एपिडर्मिस। मोनोकॉट प्लांट में मोनोकॉट लीफ का हमने एनाटॉमी स्टडी किया है। एनाटॉमी वाले चैप्टर में इक्वल अमाउंट ऑफ क्यूटिकल होता है ऊपर और नीचे, बोथ ऊपर और नीचे जो है स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं। मिडरिप वाले पार्ट में यहाँ पर हमने बनाया वैस्कुलर बंडल, नथिंग बट जाइलम और फ्लोएम। तो ये यहाँ पर हमने जाइलम और फ्लोएम बनाया, इसी को हम बोल रहे हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अराउंड सेवरल लेयर ऑफ ब्रेथ लाइक अरेंज्ड है बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पर सेवरल लेयर, थिक वॉल्ड, टाइटली पैक्ड विदाउट इंटरसेलर स्पेसेस, थिक वॉल्ड, tightly packed without intercellular spaces, several layers of bundle sheath cells हैं। तो ये यहां पर हमने बना दिया several layers of bundle sheath cell।
और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। अगर आपको याद हो, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ में हमने बातें की थी कि जो मोनोकॉट का लीफ है उसमें जो मेसोफिल है, जो पार्ट है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, जिसको हमने मेसोफिल नाम दिया है, मेसोफिल कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है। याद आ रहा है? तो ये है अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस मेसोफिल सेल। पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, जस्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सो अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है मोनोकॉट प्लांट के लीफ में। Mesophyll cell is not differentiated into palisade tissue and spongy tissue। बात समझा? तो ये हो गया ऐसा स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया। मेसोफिल सेल है बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और अंदर की तरफ सेवरल लेयर लार्ज साइज सेल टाइटली पैक्ड सेल है अराउंड वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम और फ्लेम, जिसको हमने बोला बंडल शीथ सेल। तो ई है मेसोफिल सेल, और ये यहां पर है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, बात समझा? अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल और बंडल शीथ का सेवरल लेयर। बात देखिएगा, बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने वाला हूं। मेसोफिल सेल दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज मेंशन कर देते हैं यहां पर, दे आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने वाला हूं। मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज। सुनिएगा, लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मेसोफिल सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, उसके कंपेयर में मेसोफिल सेल के पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम होगा, साइज भी छोटा होगा। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सुनिएगा। क्लोरोप्लास्ट is granule type that is thylakoids are stacked in the form of granum। मेरी बात समझिएगा, यहां जो है मेसोफिल के सेल में, मेसोफिल के सेल के साइटोप्लाज्म में जो है क्लोरोप्लास्ट घूम रहा है, यहां पर बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो सुनिएगा, यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ATP एंड NADPH2 प्रोडक्शन होगा मेसोफिल सेल में। ट्विस्ट आया, जबरदस्त ट्विस्ट आया मेसोफिल सेल में। इसके पहले जो हमने C3 प्लांट में इकलौता साइकिल, मेन साइकिल C3 साइकिल होता है, उसके मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, C3 प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में था रूबिस्को एंजाइम। अब यहां पर एक अच्छा सा जो है एक अच्छा सा कंडीशन डेवलप किया है C4 प्लांट ने। यहां पर क्लोरोप्लास्ट हैज पेप्केज एंजाइम, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये बोलना गलत रहेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं, पेप्केज एंजाइम साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है। छोड़िए इस बात को, यहां पर ये बात जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पेप्केज एंजाइम, तो सीधे बोल दें मेसोफिल सेल हैज पेप्केज एंजाइम।
साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, स्ट्रोमा का एंजाइम नहीं है, हम बताएंगे बाद में। और थोड़ा सुनिएगा यहां पर, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन occurs in chloroplast, no reduction of कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोरोप्लास्ट। और यहां न्यूट्रोफिल सेल में स्टार्च ग्रेन एब्सेंट होगा, स्टार्च ग्रेन एब्सेंट। इतना सारा फीचर हमने लिख दिया। मेसोफिल सेल के पास छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट लेस इन नंबर होंगे, क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल टाइप का होगा, ग्रेनम प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल के पास फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों होगा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा, ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन भी होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट या बेटर टू से मेसोफिल सेल में नहीं होगा रूबिस्को, इंस्टेड होगा पेप्केज एंजाइम। क्या अच्छा काम करेगा पेप्केज एंजाइम, कैसे बेनिफिशियल होगा पेप्केज एंजाइम C4 प्लांट के लिए, मैं साइकिल की स्टोरी में आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बंडल शीथ सेल लार्ज इन साइज, थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज इन साइज ऑल्सो है, और जो है लार्ज इन नंबर, लार्ज या मोर इन नंबर। बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट इज अग्रेनल टाइप, that is stack of thylakoids, एब्सेंट है यहां पर thylakoids present in the form of stroma lamellae। जैसे मैंने बोला कि थैलाक्वाइड स्ट्रोमा लैमेले के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेनम के फॉर्म में नहीं स्टैक होता है। तो एक बात आपको याद है, स्ट्रोमा लैमेले का मतलब वही जो दो ग्रेनम को कनेक्ट करता है, हमने नॉर्मल डायग्राम में सुना है। तो केवल और केवल जो है स्ट्रोमा लैमेले के फॉर्म में ही थैलाक्वाइड स्कैटर्ड होगा इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्या मैं बोलूं, ओनली PS1 प्रेजेंट, ठीक है। क्या मैं बोलूं, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन। क्या मैं बोलूं, नो NADPH2 फॉर्मेशन, ठीक है। क्या मैं बोलूं, ओनली ATP फॉर्मेशन अकर, और यहां पर होगा, ध्यान दीजिएगा, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट क्या है मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सुनो तो सही। रूबिस्को एंजाइम बॉस एंजाइम है, मेन एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम ही वो एंजाइम है जो C3 साइकिल इनिशिएट करेगा, और C3 साइकिल ही वह साइकिल है, वह यूनिवर्सल साइकिल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करेगा, रिड्यूस करेगा, हेल्प करेगा ग्लूकोज में। तो C4 प्लांट के लीफ में रूबिस्को एंजाइम होना ही चाहिए, C4 प्लांट के लीफ में रूबिस्को एंजाइम होना चाहिए। यहां देखिए, C4 प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल में तो रूबिस्को को नहीं रखा गया है, बंडल शीथ में रखा गया है। तो आप पॉइंट को इसके नीचे रखिएगा प्लीज, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं। बंडल शीथ सेल हैज रूबिस्को एंजाइम। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम करने के लिए, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरैक्ट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो लीफ का मेसोफिल सेल है, उस मेसोफिल सेल में पेप्केज को रखा। बड़ा सारा है, बड़ा क्लेवर है ये C4 प्लांट, बड़ा अनोखा अडेप्टेशन दिखा रहा है। हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए
C4 प्लांट के लीफ के जो मेसोफिल सेल है जो एटमॉस्फेयर के साइड में है वहां पर रख दिया है पेप्टेज एंजाइम। और फोटोसिंथेसिस का जो मेन एंजाइम है, जो मेन साइकिल है C3 साइकिल, जो मेन एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम, उस रुबिस्को एंजाइम को इन्होंने एटमॉस्फेयर से दूर अंदर बंडल शीट सेल में छुपा लिया, रख दिया। इससे फायदा क्या होगा, बात की बात है, हम बताएंगे। यहां पर यही है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब wreath like several layer of tightly packed thick walled impervious without intercellular space के बंडल शीट सेल जो wreath like अपीयरेंस दे रहे हैं एंड undifferentiated homogeneous mesophyll cells स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज। और आगे जो स्टोरी मैंने बताया ये स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा है C4 प्लांट के लीफ का डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होना। व्हाट इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? एक लाइन में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल में। और उसके कुछ और फीचर क्या होगा जो है मेसोफिल सेल में, क्या होगा बंडल शीट सेल में, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से। बात समझा? यहां पर एक नया एंजाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है पेप्टेज एंजाइम। बात समझाएंगे, इरेज कर रहा हूं, बात ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। मैं क्या बोल रहा हूं, C4 प्लांट्स हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट that is structurally or morphologically two different chloroplast granule chloroplast with ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं, स्मॉल साइज्ड फाउंड इन मेसोफिल सेल्स एंड अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट लार्ज साइज के हैं, large sized found in bundle sheet cell, ठीक है। जब मैं बार बार स्टार्टिंग से ही मेसोफिल और बंडल शीट सेल नाम ले ही रहा हूं तो क्यों ना मैं यहां पर पॉइंट मेंशन कर दूं कि C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है विथ कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट में 2 सेल्स आर इन्वॉल्व और दोनों सेल हैं कौन, मेसोफिल सेल एज वेल एज बंडल शीट सेल। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी हमने बोला था क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मेन पार्ट है जहां पर ग्लूकोज बनेगा वो होगा बंडल शीट में और मेसोफिल सेल सपोर्ट कर रहा है। या ऐसे बोलो कि बंडल शीट सेल मेसोफिल सेल का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्टर बोल सकते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस हमने बोला था क्योंकि C4 प्लांट के लीफ में मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल एक दूसरे के कोऑपरेशन में फोटोसिंथेसिस को फिनिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो इन C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस completes या completed with the collaboration या cooperation of 2 different cells that is mesophyll cells and bundle sheath cells। ये एक मेन डिफरेंस हम बोल सकते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट में। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस में केवल और केवल
मेसोफिल सेल इन्वॉल्व होगा, वो पहले से टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। वैस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल होगा C3 प्लांट के लीफ में भी, बट C3 प्लांट के लीफ के वैस्कुलर बंडल के अराउंड जो बंडल शीथ का सेल है, उस बंडल शीथ के सेल में नहीं होगा कुछ भी, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। यहां पर हमने जो है मेंशन कर दिया, C4 प्लांट में दो सेल कोऑपरेटिव मैनर में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और यहां पर मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा दैट in mesophyll cell, generally in mesophyll cell, C4 cycle takes place, or in bundle sheath cell, C3 cycle takes place। तो क्या मैं बोलूं, C4 plants perform both C4 cycle and C3 cycle। C4 साइकिल के थ्रू केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, और C3 साइकिल के थ्रू फिक्सेशन एज वेल एज रिडक्शन या एसिमिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दोनों होगा। तो पूरा स्टोरी हमने यहां पर मेंशन कर दिया। साइकिल स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कंडीशन है, क्या स्पेशल एनाटॉमी है, क्या स्पेशल अडाप्टेशन है, ड्राई एरिया, हॉट एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कंडीशन है, उसको कोप अप करने के लिए C4 प्लांट के लीफ ने डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बनाया। बात क्लियर है? आते हैं साइकिल पर, इरेज करता हूं, और भी बहुत सारी बातें हम रिप्रेजेंट जो है आगे कनेक्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं, और जो है साइकिल यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। दो साइकिल है तो दोनों को ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया, मेसोफिल सेल कंसीडर किया मैंने, ये है मेसोफिल सेल, ठीक है। और ये मेसोफिल सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है बंडल शीथ सेल से। मेसोफिल सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है बंडल शीथ सेल से, ठीक है। मैंने दो सेल लिया, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है। बात समझिएगा, मेसोफिल सेल बाहर की तरफ है, एटमॉस्फेयर की तरफ है, और बंडल शीथ सेल दे आर इनर साइड। बंडल शीथ सेल एटमॉस्फेयर की तरफ, बाहर की तरफ मेसोफिल सेल है। एटमॉस्फेयर में लेट इट बी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई, लेट इट बी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो, लेट इट बी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 2 3 4 जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो एटमॉस्फेयर में, उस कार्बन डाइऑक्साइड के पास वाला जो सेल है वो तो मेसोफिल सेल है। अब कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कितना भी हो, डजंट मैटर, कम ज्यादा जो भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया एटमॉस्फेयर जो है प्लाज्मा स्टोमाटा के थ्रू इन द मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में आया। मैं क्यों साइटोप्लाज्मिक एंजाइम बोल रहा हूं, आगे मैं कनेक्ट करूंगा। पेप्केज साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट का एंजाइम नहीं है। रूबिस्को क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, पेप्केज मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये दो टेंशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारे प्लेसेस पर जो है रिप्रेजेंट किया है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एंट्री मार रहा है HCO3 माइनस के फॉर्म में। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ के चलो, या ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है HCO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वाटर से रिएक्ट करके, तो वाटर ये जो बाइकार्बोनेट आया, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो HCO3 इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बात पकड़ेगा, इसका वेलकम करेगा। आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है मेसोफिल के सेल में, वेलकम करने के लिए मैंने पेप्केज एंजाइम रखा है। साइटोप्लाज्म में मैंने पेप्केज एंजाइम को रखा है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। थोड़ा सुनो,
एंजाइम का नाम क्या है? पेप्केज। क्या नाम है? पेप्केज। इसके पास केज एक्टिविटी ही है केवल और केवल। केज का मतलब कार्बोक्सिलेशन। पेप्केज एंजाइम को आप 1000 ऑक्सीजन दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए, केवल और केवल सिर्फ केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही प्रोसेस परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है। कार्बोक्सिलेशन वाला ही एक्टिव साइट है। ऑक्सीजन को बाइंड करने का कोई साइट है ही नहीं। जैसे नाम से काम पता चल रहा है, ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये पेप मतलब किसका कार्बोक्सिलेशन करेगा? पेप का। इसी के बेसिस पर इसका नाम दिया गया है पेप्केज। तो पेप या पेपा, पापा मत बोल दीजिएगा प्लीज, पेप या पेपा 3 कार्बन का कंपाउंड। पेप या पेपा 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड के साथ पेप्केज एंजाइम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम करेगा और जोड़ देगा। प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगा? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड का है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, 3 कार्बन का है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और कार्बन डाइऑक्साइड खुद 1 कार्बन का है, 3 और 1 4 कार्बन है सबस्ट्रेट में। प्रोडक्ट में भी हमें 4 कार्बन चाहिए। पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना OAA। क्या बना? OAA, ऑक्सैलिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड। याद रखिएगा, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर 3 कार्बन का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का। नाउ ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, इसका हम करेंगे रिडक्शन। हम क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन देने वाला डोनर। हाइड्रोजन मांगने के लिए मैं लूंगा हेल्प NADPH2 का। तो यहां पर NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। हाइड्रोजन मैंने NADPH2 से लेके दे दिया किसको? दिया ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैलिक एसिड मां में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मां में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ऑक्सैलिक एसिड के कार्बन नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो मैलिक एसिड 4 कार्बन का होगा। यहां पर हो रहा है प्रोसेस रिडक्शन। यहां पर प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। एंजाइम का नाम है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, हम एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम पर रख सकते हैं या जो है प्रोडक्ट के नाम पर रख सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड को हाइड्रोजन दिया, बना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, इसलिए रिवर्स मैंने मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम दिया। बताइए तो सही, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो मेसोफिल में इंटर किया, अभी अभी कहां है? अभी अभी, कभी कभी अभी अभी वो कहां है? इस पूरे स्टोरी में ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया है साइटोप्लाज्म में, कहां पर है? क्या मैं बोलूं मैलिक एसिड के पास है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्केज ने पेपा के साथ जोड़ के ऑक्सैलिक एसिड में उसको डाल दिया और ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड के पास है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। बात पता चला? समझा? ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, ये ऐसे आएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन द बंडल शीथ सेल। इन द बंडल शीथ सेल, ये यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है, मानता हूं ये जो क्लोरोप्लास्ट है, फिलहाल इसका यहां पर कोई रोल नहीं है। किसका कहां पर कोई रोल नहीं है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल का कोई भी रोल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पेप्केज सारा स्टोरी तो जो है साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म किया। मैलिक एसिड को मैंने बुलाया और लाया इन द बंडल शीथ सेल। मुझे बताइए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो HCO3 के फॉर्म में आया मेसोफिल सेल में है कहां? बंडल शीथ सेल में। किसके पास? मैलिक एसिड के पास। क्लियर है? करेंगे हम मैलिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन।
करेंगे हम मैलिक एसिड का बंडल शीथ सेल में नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों करेंगे। यहां पर देखिएगा, हमने यहां पर मैलिक एसिड से मैंने हाइड्रोजन निकाला, ऑक्सीडेशन का दूसरा मीनिंग डिहाइड्रोजनेशन भी होता है। मैंने मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकाला और उसको दे दिया NaDPH2 को, साथ में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला, साथ में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। एंजाइम का नाम है, वेल प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और ये एंजाइम मैलिक एंजाइम ने किया, एंजाइम का सिंपल नाम मैलिक एंजाइम। मैलिक एसिड का मैलिक एंजाइम ने किया ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजन निकाला मैलिक एसिड से, उसको पकड़ लिया, NADP में बन गया NADPH2 में। मैलिक एसिड से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला, मैलिक एसिड के पास 4 कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का होगा, प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। क्या है? पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया पेपा के साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्जेलिक एसिड में पहुंच गया, ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया बंडल शीथ में, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वापस फिर आया, मैलिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ में निकल गया, वापस फिर आया, कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड के साथ बंडल शीथ में फिर निकल गया, वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकला? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ई है यहां पर क्लोरोप्लास्ट, कहां पर क्या है? यहां पर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड की वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया, कहां किया? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में, जहां पर इसका वेलकम करेगा रूबिस्को। यहां पर तो हमने रूबिस्को रखा है ना, यहां पर रूबिस्को प्रेजेंट होता है, और रूबिस्को ये क्या करेगा? ये C3 साइकिल के थ्रू बना देगा, रिड्यूस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, लो बन गया खाना C4 प्लांट में। कहां पर? बंडल शीथ सेल में। हमने रूबिस्को को मीजोफिल में, हमने रूबिस्को एंजाइम को मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के वेलकम के लिए नहीं रखा, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूबिस्को के पास C भी है, O भी है, रूबिस्को बेचारा है, किस्मत का मारा है। अगर मैं रूबिस्को को रखूंगा क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल में, तो रूबिस्को को एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में जो रूबिस्को है वो करेगा क्या? वो करेगा ऑक्सीजनेशन, फोटोसिंथेसिस। वैसे तो रूबिस्को एंजाइम लवर है कार्बन डाइऑक्साइड का, बट करे क्या? उसके पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है। अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रूबिस्को होता, मीजोफिल सेल के, मीजोफिल सेल एटमॉस्फेयर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये जो मीजोफिल सेल है ये है लीफ ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, जहां पर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और मोर ऑक्सीजन और लेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो रूबिस्को ऑक्सीजन की तरफ ही भागता ना। जब रूबिस्को ऑक्सीजन की तरफ भागता, अगर वो होता मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, तो C4 प्लांट कभी फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाता ना, क्योंकि उसको कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा ही नहीं उसके रूबिस्को के लिए, अगर रूबिस्को होता मीजोफिल सेल में। तो C4 प्लांट ने क्या किया? एक ऐसा एंजाइम मीजोफिल में डाला, जो एंजाइम के पास केवल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करने की एक्टिविटी है, जिसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्टेज एंजाइम ने फिक्स किया ऑक्जेलिक एसिड में। अब ऑक्जेलिक एसिड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड आया बंडल शीथ सेल में। ऐसे में
जो रुबिस्को एंजाइम रखा गया है बंडल शीथ सेल में, वो बंडल शीथ सेल जो लीफ में अंदर की तरफ है, वो रुबिस्को एंजाइम जिसको मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कभी भी इसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, इसको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। बंडल शीथ सेल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से बच गया, क्योंकि बंडल शीथ सेल अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ तो मेसोफिल सेल है। और बंडल शीथ सेल अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में अग्रेनल थैलेक्वाइड है, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम है ही नहीं, केवल स्ट्रोमा लैमेले है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो वैस्कुलर बंडल है जिसके अराउंड बहुत सारे बंडल शीथ सेल हैं, और इस बंडल शीथ सेल के अराउंड तो बहुत सारे मेसोफिल के सेल हैं। मेसोफिल के सेल, बहुत सारे मेसोफिल के सेल साइमल्टेनियसली, बहुत सारे मेसोफिल के सेल पेप्केज एंजाइम के थ्रू मैलिक एसिड के नाम पर फीड कर रहे हैं बंडल शीथ सेल को। इस बंडल शीथ सेल को अगर मैं एक बंडल शीथ सेल लूं तो इधर से भी आया मैलिक एसिड, 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 बहुत सारे मैलिक एसिड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ पकड़ के बंडल शीथ सेल को, तो बंडल शीथ सेल इज फीडेड बाय मेनी मेसोफिल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन करके बंडल शीथ सेल में मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता जाएगा फॉर रुबिस्को, और रुबिस्को उस कार्बन डाइऑक्साइड को C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में बदलता रहेगा। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल इज फीडेड बाय मोर मेसोफिल सेल, मोर मेसोफिल सेल। फीडेड बाय मतलब क्या खिला रहा है मेसोफिल सेल? मैलिक एसिड खिला रहा है। मैलिक एसिड किसको खिला रहा है? बंडल शीथ सेल को। कौन? मेसोफिल सेल। क्या फायदा? मैलिक एसिड जैसे आया बंडल शीथ सेल में, डिकार्बोक्सिलेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। सो इन बंडल शीथ सेल, in bundle sheath cell always carbon dioxide concentration remain high, ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझिएगा। एंड there is no photolysis of water, thus no ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा मेसोफिल सेल में, बंडल शीथ में नहीं होगा। तो रुबिस्को की तो बल्ले बल्ले है, संभा बल्ले बल्ले। रुबिस्को को चाहिए, वो लवर है रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का। रुबिस्को की एफिनिटी ज्यादा से ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मजबूरी में वो ऑक्सीजनेशन करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, लेकिन यहां पर मजबूरी का नाम रुबिस्को हो ही नहीं सकता। मजबूरी का नाम रुबिस्को C3 प्लांट की लैंग्वेज में है, यहां पर मजबूरी का नाम रुबिस्को नहीं हो सकता, क्योंकि रुबिस्को को बहुत सारे मेसोफिल सेल, जो रुबिस्को एंजाइम है क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ में, बहुत सारे मेसोफिल सेल बंडल शीथ के सेल में मैलिक एसिड भेज रहे हैं। मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन करके रुबिस्को के लिए उसका फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन रुबिस्को के आसपास नहीं भटक सकता। सीधी सी बात है, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, आजू बाजू में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जो ऑक्सीजन आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेगा, और क्लोरोप्लास्ट खुद जो है नॉन साइक्लिक प्रोसेस नहीं कर रहा है, केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, इसलिए वो खुद भी अपने ऑक्सीजन प्रोडक्शन से बच गया। क्लियर है? बात क्लियर है? तो यहां पर अब थोड़ा देखिएगा, ये जो पायरुविक एसिड बना, इस पायरुविक एसिड को हम लाएंगे, ऐसे लाएंगे, वैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे पता नहीं, बट ट्रांसपोर्ट हुआ, पायरुविक एसिड आया वापस मेसोफिल सेल में। वापस कहां आया? मेसोफिल सेल में। अब हमने एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, पेप्केज ने पेपा मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवा के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया,
अब तो पेपा का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि पेपा CO2 के साथ जुड़कर OAA में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पेपकेज फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को पेपा के साथ जोड़ के ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा। ऐसे में पेपकेज फिर से, तो मुझे पेपा को रीजनरेट करना होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल में इनफाइनाइट नंबर में पेपा है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे रीजनरेट करना होगा। रीजनरेट करने के लिए ये जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड आया यहां जो है मेसोफिल सेल में, ये 2 ATP, थोड़ा सुनिएगा, 2 लैंग्वेज दे रहा हूं, कहीं कहीं पर 2 ATP कन्वर्ट होगा 2 ADP में, बात पकड़िएगा, 2 ADP में और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। ऐसा कहीं कहीं पर मेंशन है। कहीं कहीं पर एक ही ATP ब्रेक किया जाएगा जो 2 ATP के इक्विवेलेंट मतलब AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा और 2 PPI 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। मैं दोनों लैंग्वेज मेंशन कर दूंगा। और जो है मैंने फॉस्फोराइलेशन किया, पायरुविक एसिड का बना लिया पेपा, वापस से बन गया 4 कार्बन का कंपाउंड। पायरुविक एसिड को 2 फॉस्फेट देंगे तब बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये जो प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन किया पीपीडीके ने, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट डाइकाइनेज ने किया फॉस्फोराइलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड SCO3 के फॉर्म में आया, पेपा से रिएक्ट हुआ, OAA बना, रिड्यूस हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड आया बंडल स्थित सेल में, हुआ डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन, बना पायरुविक एसिड, आया मेसोफिल सेल में, हुआ फॉस्फोराइलेशन, बना पेपा में। तो ये जो साइकिल है ये है C4 साइकिल और यहां पर C3 साइकिल। तो क्या मैं बोलूं यहां पर जो है C4 साइकिल अकर्स इन मेसोफिल, कहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं ये बोल के कि क्या पूरा का पूरा C4 साइकिल केवल मेसोफिल सेल में होता ना, क्योंकि मैलिक एसिड और पायरुविक एसिड जो इंटरमीडिएट बने हैं C4 साइकिल के, ये बंडल स्थित सेल में भी तो बने हैं। तो यहां पर एक और लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, मोस्टली या मेजॉरिटी C4 साइकिल occurs in mesophyll cell। पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा 2 इंटरमीडिएट है जो बंडल शीथ में बनेगा C4 साइकिल का, तो मैलिक एसिड और पायरुविक एसिड। ध्यान दीजिए, यहां देखिए तो सही ध्यान से, नहीं आंख से देखिए। ऑक्सैलोस्टिक एसिड को C4 साइकिल में ऑक्सैलोस्टिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए एक NADPH2 मैंने यूज किया और इसी C4 साइकिल में मैंने मैलिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकाल के एक NADH2 बना लिया। मुझे बताइए C4 साइकिल में मैंने कितना NADPH2 यूज किया? C4 साइकिल में मैंने कितना? 0। एक यूज किया फिर प्रोड्यूस हो गया, यूज हुआ बना मतलब नेट यूज तो 0 हुआ ना, लेकिन C4 साइकिल में 2 ATP यूज हुआ, 2 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे ये सारी स्टोरी है। बात समझा? तो ये रहा पूरा C4 साइकिल और C3 साइकिल C4 प्लांट में कोऑपरेटिव साइकिल। यहां पर ये जो OAA है, मैलिक एसिड है, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, दे हैव 2 कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप। So intermediates of the C4 cycle, they have 2 carboxylic group, hence dicarboxylic acid represent होते हैं ये। ठीक है, इरेज करके ले चलता हूं स्टोरी आगे। थ्योरी पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। सो बात समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने मेंशन किया जो है इन मेसोफिल सेल, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड in the form of HCO3 minus reacted
reacted with first carbon dioxide acceptor, that is phosphoenol pyruvate या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप बोल देंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड पेपा बोल देंगे, पेपा। ठीक है। रिजल्ट्स इन formation of oxaloacetic acid, which is first stable product। तो सुनिएगा, प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ पेपा into OAA, oxaloacetic acid, called carboxylation performed by phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme, which is a cytoplasmic enzyme, having only carboxylase या carboxylation activity and is depend on मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर के जैसा काम करेगा। ठीक है। तो हमने यहां पर और थोड़ा सुनिएगा, ये जो पेपा है फॉस्फेनॉल पाइरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। as first stable product is 4 carbon OAA, hence C4 साइकिल नाम दिया। तो ये मैंने शुरुआत कर दिया अपनी जो फिल सेल में, पहला स्टेप मैंने क्लियर किया, बस समझा। एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मैंने बात आगे बढ़ाया। ऐसे में 6 कार्बन डाइऑक्साइड हम 6 साइकिल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस्ड इनटू मैलिक एसिड बाय NADPH2 in the presence of मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल शीथ सेल via plasmodesmata, where malic acid undergoes for oxidative decarboxylation in the presence of malic enzyme
मैलिक एंजाइम प्रोड्यूसिंग पायरुविक एसिड। ध्यान दीजिएगा, रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय रूबिस्को एंजाइम of chloroplast and fixed या reduced into glucose। सो क्या मैं बोलूं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में ही ग्लूकोज पॉलीमराइज होके कन्वर्ट होगा स्टार्च में। तो बंडल शीथ सेल में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। मैंने जो है बंडल शीथ और क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ और मेसोफिल का जब मैं डायमॉर्फिक कैरेक्टर बता रहा था तो वहां पर मेंशन किया था, मेसोफिल सेल में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मेसोफिल सेल में देयर इज ओनली फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट रिडक्शन। तो मेसोफिल सेल में जब ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो उसका पॉलीमराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी नहीं होगा, तो स्टार्च ग्रेन एब्सेंट हुआ मेसोफिल सेल में। C3 साइकिल हो रहा है बंडल शीथ सेल में। C3 साइकिल के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ फिक्स हो जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज पॉलीमराइज होगा बंडल शीथ सेल में। तो बंडल शीथ सेल में क्या मैं बोलूं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और यहीं पर मेंशन कर देता हूं, रिलीज्ड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रिलीज्ड हाइड्रोजन टेकन बाई NADP to form NADPH2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सुनिएगा। पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू मेसोफिल सेल, ठीक है, इनटू मेसोफिल सेल। अच्छा, ये वाली लाइन याद रखिएगा प्लीज। यहां पर ये जो है दो पॉइंट ये है विथ रेफरेंस टू बंडल शीथ सेल मेंशन भी किया है मैंने। विल ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू मेसोफिल सेल वेयर phosphorylation of pyruvic acid performed by pyruvic acid या PPD के फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड डाइकाइनेज using 1 ATP which gives 2 inorganic phosphate, thus 1 ATP acting as 1 ATP giving phosphorus equivalent to 2 ATP। ये मैं इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर बोला 1 ATP producing या not producing, giving 1 ATP giving 2 inorganic phosphate equivalent to 2 ATP। तो कहीं कहीं पर 2 ATP डायरेक्ट यूज किया गया है या कहीं कहीं पर एक ही ATP यूज किया गया है, बट उसको इक्विवेलेंट कंसीडर किया गया है 2 ATP के। तो सुनिएगा, phosphorylation of pyruvic acid results in formation of first CO2 acceptor of C4 cycle, that is phosphoenol pyruvic acid, 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। 10 होल एंड सोल C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू
फूड फॉर्मेशन हो गया। और ध्यान दीजिएगा यहां पर आगे मैं बात रख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स। स्टोरी या साइकिल तो हमने फिनिश कर लिया। ध्यान दीजिएगा C4 plant fix twice the number of carbon dioxide as compared to C3 plant। ध्यान दीजिए C4 plant fix twice number of CO2 as compared to C3 plant। बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन इन मीजोफिल सेल बाई पेपा 3 कार्बन का कंपाउंड इनटू ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड बाई पेपकेज। और मैंने बोला सेकेंड CO2 फिक्सेशन इन बंडल शीथ सेल बाई RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड इनटू PGA 3 कार्बन का कंपाउंड बाई रूबिस्को। बात समझिएगा प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट में नेक्स्ट कैरेक्टर में मेंशन कर रहा हूं C4 प्लांट्स आर बेटर या बोल दो ग्रेटर इन बायोमास प्रोडक्शन या फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एज पेपकेज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल for fixation of atmospheric carbon dioxide which has only carboxylase activity thus in C4 plants there is no photorespiration या नेग्लिजिबल फोटोरेस्पिरेशन होगा, ना के बराबर। ठीक है, एक और पॉइंट मेंशन कर दें। C4 plants can tolerate saline condition, salty condition को टॉलरेट कर सकते हैं। saline condition as they are rich in acidic compounds, they are rich in organic acids, मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड है which lowers organic acid then which lower the water potential as compared to the soil के कंपेयर में C4 प्लांट्स का वाटर पोटेंशियल कम होगा। इसको एज इट इज समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन C4 cycle for fixation of 1 carbon dioxide
In C4 cycle, for fixation of one carbon dioxide, 2 ATP and 0 NADPH2 used. 2 ATP वही जो रीजनरेशन प्रोसेस वाला 2 ATP इक्विवेलेंट कंसीडर हो रहा है, एंड इन C3 cycle, as usual for fixation and reduction, better to say assimilation बोल दो, 3 ATP and 2 NADPH2 used. तो क्या मैं बोलूं यहां पर C4 plants use total of 5 ATP and 2 NADPH2, 5 ATP and 2 NADPH2 for one carbon dioxide assimilation. C4 प्लांट में C4 साइकिल में 2 ATP यूज हुआ, कार्बन अंदर आया, और वही कार्बन जब डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू बंडल शीट निकला तो उसके पीछे 3 ATP यूज हुआ। तो टोटल अगर हम माने जो है केवल C4 साइकिल की बात करें तो 2 ATP और 0 NADPH2 एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। केवल जो है हम C3 साइकिल की बात करें तो 3 ATP और 2 NADPH2 एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूं C4 प्लांट, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो केवल मेसोफिल सेल में कितना एटीपी यूज हो रहा है, या C4 साइकिल में, या बंडल शीथ सेल में, या C3 साइकिल में, या ओवरऑल C4 प्लांट, क्या वो पाथवे या साइकिल या प्लांट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इरेज करता हूं इसको, स्टोरी आगे ले चल रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। इन C4 प्लांट्स, थोड़ा सुनिएगा, इन C4 प्लांट्स फॉर formation of one molecule of glucose and fixation of 6 molecule of carbon dioxide। बताइए टोटल कितना ATP और NADPH2 यूज होगा। एक के पीछे C4 प्लांट ले रहा है 5 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड को C4 प्लस C3 दोनों को मिला के C4 प्लांट 5 ATP ले रहा है। क्या मैं बोलूं टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30 ATP एंड 12 NADPH2 यूज्ड। यहां से एक पॉइंट मेंशन कर सकता हूं, C4 प्लांट्स यूज 12 ATP more as compared to C3 प्लांट। एटीपी यूटिलाइजेशन के मामले में इंफीरियर हो सकता है। एटीपी यूटिलाइजेशन के मामले में C4 प्लांट ज्यादा एटीपी ले रहा है, यहां पर ये इंफीरियर हो गया। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के मामले में थोड़ा सुनिएगा, यहां पर C4 plants even can fix carbon dioxide in almost या partially closed stomata। ठीक है, इवन पार्शली ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है C4 प्लांट का, क्योंकि C4 प्लांट ने आगे रख दिया है, ऑक्सीजन के आगे रख दिया पेप्केज को, और पेप्केज ऑक्सीजन से कोई दोस्ती नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर एक पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, 10 C4 plants loss half the amount of water for fixation of same number of carbon dioxide
एज ऑफ C3 प्लांट, एज ऑफ C3 प्लांट, C3 प्लांट जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए स्टोमाटा ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके पास केवल रुबिस्को एंजाइम है। तो C3 प्लांट जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उतने कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उसको स्टोमाटा ओपन करके रखना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। C4 प्लांट उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, लेट इट उसका स्टोमाटा क्लोज हो या पार्शली क्लोज हो, तो इट ट्रांसपिरेशन एज कंपेयर टू C3। तो क्या मैं बोलूं यहां पर C4 plants are better in water conservation, water conservation। C4 प्लांट वाटर कंजर्वेशन को लेके बेस्ट है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, इसके लिए बेस्ट है। C4 प्लांट जो है ट्वाइस का अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट, इसके लिए बेटर है। C4 प्लांट दे आर बेस्ट या ग्रेटर विथ रेफरेंस टू C3 प्लांट, दे आर ग्रेटर फॉर बायोमास प्रोडक्शन फॉर देयर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पर पूरा मैंने कैलकुलेशन मेंशन कर दिया, यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया। ठीक है, याद रखिएगा कितना एटीपी और कितना NADPH2 पूछेंगे। मेसोफिल सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 6 एटीपी, बंडल शीथ सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 18 एटीपी, मेसोफिल सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 0 NADPH2 और बंडल शीथ सेल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 12 NADPH2। टोटल C4 प्लस C3 हो जाएगा 30 एटीपी और 12 NADPH2। तो केवल और केवल एटीपी यूटिलाइजेशन के मामले में ज्यादा एटीपी ले रहा है, बाकी हर तरीके से C4 प्लांट बेस्ट है। सलाइन कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, ऑर्गेनिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी वो फोटोसिंथेसिस करेगा। पेपकेस जो है काम पे लगा है बाहर वेलकम करने के लिए, CO2 का भले ही कम हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट C4 साइकिल, हैच साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म बोला क्योंकि मैलिक एसिड जो है बहुत बंडल शीथ, जो वास्कुलर बंडल के अराउंड सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल है, उसके कंपेयर में बंडल शीथ को कवर कर रहा है बहुत बहुत ज्यादा मेसोफिल सेल के। ठीक है, तो सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल even surrounded by more number of मेसोफिल सेल्स। तो मोर नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड में फिक्स करके पेप्टेज एंजाइम और जो है रिडक्शन के बाद मोर एंड मोर मैलिक एसिड फीड कराया जा रहा है बंडल शीथ सेल को। मोर एंड मोर मैलिक एसिड आ रहा है बंडल शीथ सेल में, डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू मोर एंड मोर रुबिस्को एंजाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है। तो रुबिस्को एंजाइम के रेफरेंस में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जा रहा है। रुबिस्को को बंडल शीथ में रख के बंडल शीथ को मोर एंड मोर मैलिक एसिड देके मोर एंड मोर मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मैलिक एसिड रिलीज किया बंडल शीथ सेल में, ये एस्केप भी नहीं कर सकता बंडल शीथ सेल को, क्योंकि बंडल शीथ सेल जो है इम्परवियस है, थिक वॉल्ड है। सारी बातें समझा कि नहीं? ठीक है, तो C4 प्लांट रिमाइंड करिएगा। ट्रॉपिकल एरिया जो है बेसिकली ग्रासेस में होते हैं। मैप्स इसका एग्जांपल दिया हमने। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, मोस्टली मोनोकॉट्स हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ डाइकॉट में भी होता है C4 साइकिल। सब कुछ मैंने क्लियर किया, कितना एटीपी, कितना NADPH2, किन किन रेफरेंस में C4 प्लांट बेटर है, एक्सेप्ट मोर एटीपी यूज करना, जहां पर ड्रॉबैक मान सकते हैं। बात क्लियर है? सो रिमाइंड करिए C4 प्लांट फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।